ये बताओ भाई साहब, मान लिया जैसे कोई कारपेंटर है या कोई ड्राइवर है या कोई खेती करने वाला है, कोई सब्जी की खेती करता है, फूलों की खेती करता है, या कोई जैसे जूतों का काम करता है या हेयर ड्रेसर का काम करता है, यहाँ पर वो लोग जाना चाहें जिनके पास हाथ का हुनर नहीं लेकिन उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, वो कैसे वर्क वीज़ा पर वहाँ जा सकते हैं, कैसे नौकरी मिल सकती है वहाँ पर? छोटे से बच्चे को बोला जाता है 3 मैजिक वर्ड, प्लीज, सॉरी और थैंक यू। अगर मुझे कुछ भी काम है, छोटा बच्चा भी आपको प्लीज कह के बोलेगा। अगर उससे गलती होगी तो सॉरी बोलेगा। आप उसको अगर ये आप पेन भी उसको दोगे तो आपको थैंक यू बोलेगा। तो वो वहाँ की शिक्षा में है जी। बहुत बढ़िया। इंग्लैंड में क्या प्रोसेस है इसका, वर्क वीज़ा मिलने का, पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर PR फाइल लगाने का? तो वहाँ का सरकारी वेजेस बोलते हैं, नेशनल वेजेस हैं, तो वो अभी 9.5 पाउंड प्रति घंटा है। अगर वो कानूनी तौर पर वहाँ पर जॉब करते हैं तो उससे नीचे इलीगल है। कोई उनको 9.5 पाउंड का मतलब होगा 950 रुपये, वो 950 रुपये प्रति घंटा कमा सकते हैं। अब 950 को आप 20 से गुणा कर दो तो वो इतने पैसे एक वीक में कमा सकते हैं। पड़ताल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं करमपाल और मेरे साथ हैं वाहिद रोहित अहलावत जी। और रोहित जी लंदन से आए हैं। सबसे पहले तो रोहित जी नमस्कार आपको। नमस्कार भाई साहब, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जो इस समय पड़ताल टीवी देख रहे हैं। मैं उन सभी को बार बार नमस्कार करता हूं जी। और रोहित जी से हम वो सारी बात करेंगे जो आप दर्शकों के मन में है। आप इंग्लैंड कैसे जाना चाहते हैं, कैसे वहाँ सेट होना चाहते हैं, वहाँ का वर्क वीज़ा कैसे मिल सकता है, वहाँ स्टडी वीज़ा पर जाओ तो क्या पढ़ाई के साथ आप कमाई कैसे कर सकते हैं, अपना खर्चा कैसे निकाल सकते हैं, सारी जो तमाम बातें पड़ताल टीवी पर जो हमने दूसरी विदेश की वीडियो डाल रखी हैं, जितने आपके कमेंट्स हैं, उन सारी बातों पर भाई साहब से विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, बात करते हैं। भाई साहब सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। आप हरियाणा की माटी से निकलकर लंदन कैसे पहुँचे, वहाँ कैसे सेट हुए, क्या आपका बिजनेस है वहाँ पर? देखिए, मैं 2009 में इंग्लैंड गया था और मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी कॉलेज से BA इंग्लिश ऑनर्स की थी जी। और BA इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद मैंने MBA किया था और फिर मैं पढ़ाई करने के लिए ही इंग्लैंड गया था। और 2009 का दौर था, मंदी का दौर था, तो बड़ा संघर्ष रहा है। नौकरियां नहीं थी कहीं भी। नौकरियां नहीं थी कहीं पे भी। और उस समय क्या था कि अभी आज तो हम YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से हम अधिक जानकारियाँ ले सकते हैं, लेकिन 2009 में ये सभी चीज़ें भी नहीं होती था। तो हमारे पास, आम आदमी के पास इस तरह की मोबाइल, ये चीज़ें नहीं थी बिल्कुल। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपने माँ बाप के पास लंदन से फ़ोन करता था या मेरे माँ बाप यहाँ से लंदन फ़ोन करते थे, 10 रुपये 1 मिनट के लगते थे जी। और अभी तो घंटों घंटों बातें हो जाती है WhatsApp के माध्यम से। कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं है। तो ये था। तो देखो, शुरुआती दौर बड़ा संघर्ष भरा रहा, क्योंकि एक तो हम हरियाणा से सीधा लंदन गए थे और हमारी हरियाणवी, हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बोलने में हमें हिचकिचाहट हमेशा रहती थी। तो मैं सभी से यही कहता हूँ, जैसा आप लोग को पता है कि मैं खुद बच्चों के IELTS की तैयारी कराता हूँ। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, पढ़ाई करनी है या बिजनेस करना है, तो आपको जितनी ज़्यादा भाषा आएंगी उतनी आपके लिए अच्छी रहेंगी, क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। अब बाकी देशों में जाओ, जापान में जाओ, अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कंट्री में बोली जाती है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, कंप्यूटर की स्किल्स बढ़ाओ, क्योंकि अब ज़माना इन 2 ही चीज़ों का है जी। बहुत अच्छी बात कही। और पिछले दिनों रोहित भाई ने इंग्लिश की एक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बहुत महंगे ट्यूटर उन्होंने रखे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें मात्र 20-25 लोग जुड़ पाए। हालांकि 100 से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। वो WhatsApp के माध्यम से अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम शुरू करेंगे प्रचार करेंगे। और कंप्यूटर पे भी रोहित भाई, जो बच्चे जब कंप्यूटर सीखना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कंप्यूटर सिखाने का भी ऐसा कुछ कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपके पड़ताल टीवी चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं, अगर हमारे पास किसी भी गांव के 10 बच्चे ये कहकर आ जाए कि हमें इस सब्जेक्ट पर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो मैं मुहैया कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप बाहर आइए, आप बताइए कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर किसी कस्बे के 5-10 बच्चे भी ये बोल देना मुझे ये पढ़ाई करनी, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ जी। तो रोहित जी, बात हो गई ये तो आपके इंट्रोडक्शन की। तो अब ये बताइए कि जैसे जो हमारे बच्चे विदेश में जाना चाहिए, आजकल है ना, सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं,
कनाडा, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, इनमें जाना चाहते हैं और उसके लिए सबका टारगेट ये होता है कि वहाँ पढ़ाई की करने के बाद हम वहाँ सेटल हो जाएं। तो इंग्लैंड के बारे में बताइए कि वहाँ पढ़ाई कैसी है और पढ़ाई के बाद फिर वहाँ कैसे सेटल हो सकते हैं। देखिए, अभी इंग्लैंड में जैसा कि पिछले 1 साल से काफ़ी बच्चे गए हैं, क्योंकि इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीज़ा काफ़ी रिलैक्सेशन दे रखी थी। भाई कहीं में ये था कि आपको आईलेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, या कहीं पे 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि बाहर पहुंचना तो एक मकसद है, लेकिन पहुंचने के बाद आप करोगे क्या। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं कि यूनिवर्सिटीज़ का क्या काम होता है। वो फीस ले लेती है। अब 15 लाख से 20 लाख तक की फ़ीस है यूनिवर्सिटीज़ की। उनको अपने पैसे से मतलब है, वो पैसा लेके आपको लेटर दे देते हैं कि आप वीज़ा अप्लाई कर लो। उसके बाद जो होम ऑफिस होता है, जो वीज़ा देता है, उसको अपनी फ़ीस से मतलब होता है। वो वहाँ से फ़ीस ले लेते हैं, उनका काम ख़त्म हो गया। अभी 2 एग्जाम्पल हैं कि हाँ, हरियाणा के 2 भाई हमारे 17 लाख की फ़ीस पे करके वीज़ा लगवाने के बाद लंदन एयरपोर्ट पर उतरे, और उनको वहाँ पे जो ऑफिसर था उसने रोक लिया। बोला कि आप क्या करने आए हो। तो उनके हाव भाव से पता चल गया कि इसको इंग्लिश आती ही नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ पे उनको वापस भारत भेजने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक हरियाणा के वकील भाई ने उसको छुड़ाया। लेकिन वकील भाई ने 2 लाख रुपए चार्ज किए, क्योंकि उसने एक हरियाणा होने के नाते ही 2 लाख रुपए लेने, तो उस गैर वक्त को कोई फ़ोन भी नहीं उठाता। तो ये बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अपनी फ़ीस से मतलब है, वीज़ा ऑफिस को अपनी फ़ीस से मतलब है, लेकिन जो होम ऑफिस जो वीज़ा क्लियरेंस की स्टेप मारता है कि आप इंग्लैंड में आ सकते हो, वो रोक लेते। तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ, किसी एजेंट के बहकावे में ना आए कि नो आईलेट्स, आप बिना आईलेट्स के भी आ सकते हो। बिना आईलेट्स जा सकते हो, लेकिन इंग्लिश तो आनी जरूरी है। जरूरी है भाई। वहाँ आप जाकर काम क्या करोगे, वहाँ से किससे बात करोगे, दुकान पर जाओगे, कहीं टैक्सी में जाओगे, स्टेशन में जाओगे, इंग्लिश तो क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज ही यही होगी ना। देखिए, मैं ये कहता हूँ, आप हम कहीं भी जाते हो तो एटलीस्ट उस देश में घुलने मिलने के लिए इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आपको आनी चाहिए। और वो तो इंग्लिश हो गया जहाँ से स्टार्टिंग है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या है कि बच्चे ये सोच कर जाते हैं कि भाई बस एक बार ही वहाँ उतर गए तो हमारी PR हो जाएगी। इंग्लैंड की PR 10 साल से पहले नहीं मिलती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो तो स्टूडेंट वीज़ा पे PR नहीं होती है। वहाँ PR के 2 रूल होते हैं, या तो आप लीगल तरीके से कानूनी तौर पर 10 साल पूरे करो तो आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक भी दिन गैर कानूनी तरीके से नहीं रहना है। 10 साल कानूनी तरीके से रहो तो आपकी PR हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है कि आपको कोई स्पॉन्सर करे, जैसे वो जिसको हम वर्क परमिट बोलते हैं, या बोलते हैं कंपनी वाले ने बुलाया है। उसमें भी रूल ये है कि आप 5 साल तक कंटिन्यू वहाँ जॉब करोगे, आपकी जॉब में गैप नहीं आना चाहिए। तो इसमें 5 साल में भी आपको PR हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा पे कोई भी PR का रास्ता नहीं है। जी, चलो वर्क वीज़ा पे बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे मान लिया चले जाते हैं, जिनको इंग्लिश भी आती है और वो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, वो पढ़ाई के साथ जैसे उनका 17-18 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, पढ़ाई के साथ वो कितने घंटे काम कर सकते हैं, कितना कमा लेते हैं, क्या वो अपनी पढ़ाई का खर्चा वो निकाल सकते हैं? देखिए, इसमें जो भी स्टूडेंट वीज़ा होता है उसको वीकली, हफ्ते में 20 घंटे की इजाज़त होती है बाय लॉ। 20 घंटे वो काम कर सकता है, और जब भी उसकी कोई छुट्टी होती है, जैसे अब विंटर ब्रेक हो रखा है, क्रिसमस ब्रेक हो रखा है, उसमें वो फुल टाइम जॉब कर सकता है। रही बात खर्चा निकालने की, देखिए जब जो छात्र जीवन होता है बड़ा संघर्ष का जीवन होता है। अब यहाँ हिंदुस्तान में तो हम फैमिली के साथ रहते हैं, माँ बाप खाना बना के देते हैं, पापा ट्यूशन छोड़ देते हैं, बड़ा छोटा भाई पिक कर लेता है, तो सारी चीज़ें संतुलन में रहती है। लेकिन जब विदेशी धरती पर जाते हो, सारी जिम्मेदारी आपके खोए पर होती है। आपको कॉलेज भी जाना है, आपको खाना भी बनाना है, आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है। तो जो पार्ट टाइम जॉब होती हैं मिल जाती हैं, दाल रोटी निकल जाती है, लेकिन कई लोग हमारे बच्चे क्या जाते हैं, उस जॉब के चक्कर में ज़्यादा चले जाते हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, और वो पढ़ाई बीच में छूट जाती है, तो फिर उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो भी भाई पढ़ाई करने गए हैं ना, आप अपनी डिग्री पूरी करें। डिग्री पूरी करें। अच्छा ये बताओ, जैसे वो पढ़ाई के साथ मान लिया डिग्री पूरी करे, जो 20 घंटे का आपने बताया काम मिलता है, वो काम किस किस तरह का मिलता है, क्या क्या मतलब कमा, और कितने मतलब वो एक हफ्ते में कितने पाउंड कितनी अर्निंग कर सकते हैं? देखिए, अभी जो वहाँ का सरकारी वेजेस बोलते हैं, नेशनल वेजेस हैं, तो वो अभी 9.5 पाउंड प्रति घंटा है। अगर वो कानूनी तौर पर वहाँ पर जॉब करते हैं, तो उससे नीचे इलीगल है। कोई उनको 9.5 पाउंड का मतलब होगा 950 रुपये, वो 950 रुपये प्रति घंटा कमा सकते हैं। अब 950 को आप 20 से गुणा कर दो, तो वो इतने पैसे एक वीक में कमा सकते हैं।
जी, इतना तो एक वीक की उसकी कमाई हो गई है। और क्या काम क्या किस किस तरह का काम मिलता है उनको, करना क्या क्या पड़ता है? स्टूडेंट वीज़ा ऐसा होता है, जैसे आपको पता है अब अपने यहाँ पे मॉल खुले हुए हैं, सुपरमार्केट है, मैकडोनल्ड्स है, रेस्टोरेंट है, इन चीज़ों में स्टूडेंट्स को इजीली जॉब मिल जाती है, क्योंकि इनके लिए कोई स्किल नहीं होती, सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो मोस्टली बंदे, अगर आपने देखा होगा तो बोलते हैं कि भाई मैं शॉप पे जॉब करता हूँ, रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। अगर थोड़ा सा मेहनती लड़का है तो वो कहीं अच्छी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। जैसे कुछ अकाउंटेंट्स होते हैं, वो अगर कोई अकाउंट्स बैकग्राउंड से है तो 20 घंटे में कोई बड़ा अकाउंटेंट फर्म उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि भाई आप हमारे अकाउंट्स तैयार करो। वो स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या स्किल है। जी, और सिक्योरिटी गार्ड की किस तरह की क्या जॉब है और उसको कितना मिलता है? देखिए, सिक्योरिटी गार्ड का क्या है कि उसके लिए वहाँ पे आपको एक लाइसेंस बनवाना होता है, SIA। ऐसा नहीं है कि आप लंबे तगड़े हरियाणा के पहलवान नजर आ रहे हो और आप सिक्योरिटी गार्ड लगे। उसका भी एक आपको कार्ड मिलता है और उसमें और जो नेशनल वेजेस उसे 5-7 पाउंड एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। ओके। अच्छा, तो मान लिया बच्चा 3 साल की बीटेक करने का है, यहाँ से +2 के बाद 3 साल की पढ़ाई पूरी होगी, तो जैसे कनाडा में जो बच्चे जाते हैं, कनाडा में क्या होता है, मान लिया 2 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है उनको आगे का, और उन 3 साल के वर्क वीज़ा के दौरान ही वो PR की फाइल लगा देते हैं, उनको PR मिल जाती है। इंग्लैंड में क्या प्रोसेस है इसका, वर्क वीज़ा मिलने का, पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर PR फाइल लगाने का? इंग्लैंड में क्या होता है, अभी जो भी बच्चा ग्रेजुएशन करने जाता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाता है, उसके बाद उसको 2 साल का PSW वीज़ा बोलते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो लेकिन उस PSW तक पहुंचने के लिए उनको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है जी। और इंग्लैंड में ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिला और आप PR फाइल कर दो। जैसा मैंने अपनी बात रखते हुए बताया था कि उससे वहाँ पर 2 ही तरीके हैं, या तो आप 5 साल वर्क परमिट पर पूरा करो या 10 साल कंटिन्यूसली आप करो। इंग्लैंड में आप 2 या 3 साल के बाद PR फाइल नहीं कर सकते। जी। अच्छा, वर्क वीज़ा पे अब आते हैं। वर्क वीज़ा मान लिया वो पढ़ाई करने वाले बच्चा वहीं से उसको वर्क वीज़ा मिल सकता है 5 साल का? जी बिल्कुल मिल सकता है। उसका क्या प्रोसेस है? वो डिपेंड करता है कि मान लो किसी बच्चे ने वहाँ पे बीटेक की है और वो एज ए फ्रेशर्स वहाँ पे काफ़ी जॉब निकलती है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब आपकी भी ये प्रायोरिटी होती है कि आपके कोई चैनल पर आए तो आप ये बोलते हो कि 1 या 2 साल का किसी को तजुर्बा हो तो उन्हीं को मैं जॉब दूंगा। तो ऐसा वो बड़ा हार्ड होता है, लेकिन मिल जाता है। अगर बच्चे में थोड़ी सी लगन और मेहनत करने की शक्ति हो तो मिल जाता है। जी। तो वो कितने साल का, मतलब उसको जो कंपनी जैसे आपको ऑफर देती है, काम देती है, तो उसके बेस पे आपका वर्क वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है? हाँ, उसको Tier 1 जनरल बोलते हैं, जिसमें वो क्या होता है कि पहले 3 साल का वीज़ा लगता है, फिर 3 साल के बाद आपको एक एक्सटेंशन और करानी होती है, 2 साल का फिर मिलेगा, और फिर जैसे ही आपके 5 साल पूरे होंगे वर्क वीज़ा पे, आप PR के लिए फाइल कर सकते हो। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे ये कहते हैं कि मान लिया आपके पास कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है या कुछ और है, या खेती के लिए जा रहे हैं, वहाँ से कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजती है, तो क्या डायरेक्ट ऑफर लेटर वो किस तरह से मिलते हैं? बहुत सारे लोग हैं ना, ये हमारे जैसे पड़ताल TV के जो मैंने विदेशी जो वीडियो बनाई है, कमेंट लिखते हैं कि हमें वर्क वीज़ा पे इंग्लैंड जाना है, वो क्या प्रोसेस है उसके बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सच्चाई बात बताना चाहता हूँ। और मैं पिछली बारी जून जुलाई में भारत आया था, तो किसी फेसबुक पे मेरे किसी मित्र ने मैसेज किया कि एक बार आप मिलो, हमारे घर से कोई विदेश जाना चाहता है। रोहतक की बात है। मैं उनसे मिला तो वो मेरी सिस्टर है, उसने BDS कर रखी थी, लेकिन वो कहती थी कि मुझे बाहर जाना है और वो पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती थी। तो मैंने उसको बोला कि आप ऑलरेडी BDS कर चुके हो। BDS कोई छोटी मोटी पढ़ाई या डिप्लोमा नहीं है, आपने 4 या 5 साल मेडिकल में लगाए हैं, तो आप तो ऑलरेडी एजुकेटेड हो। तो बोली कि भैया मुझे बाहर जाना है और मैं क्या करूं। उसने यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में फ़ीस भी पे कर दी थी 2 लाख रुपए। मैं बोला कि उनको ईमेल डाल, जितनी कटे उसको कटवा के अपने पैसे वापस ले। तो बोली लेकिन मैं बाहर कैसे जाऊं। तो मैं बोला कि आप गूगल पे जाओ और डेंटल जॉब्स इन UK, वो आप गूगल पे सर्च करो। उसने 1 महीना लगा, उसने सर्च की, बहुत सारी जॉबें सर्च की, फिर उसी में 1-2 जगह इंटरव्यू और वो स्पॉन्सर वीज़ा करते थे। तो इंग्लैंड में डॉक्टर की सर्जरी थी और रोहतक में लड़की थी, उसका वीज़ा पिछले वीक लग के आया है। और जो UK की कंपनी है वही तो पूरा जहाज़ का किराया देगी, वीज़ा फीस देगी, और वो लड़की पहले 16 लाख रुपए लगा के स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहती थी और वो फ्री में जा रही है। फ्री में जा रही है जी, क्योंकि वहाँ से उसको ऑफर मिल गया। उसको ऑफर लेटर मिल गया। मेरे पास उसके ऑफर लेटर की कॉपी अब भी मेरे मोबाइल में, मैं आपको दिखाऊंगा इंटरव्यू के बाद। तो वो लड़की बोली, उसकी फैमिली बोली कि भैया आपने हमारे 15 से 20 लाख रुपए बचवा दिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ आप जो भी कुछ करो पहले आप अपना होमवर्क खुद करो जी। यानी कि एजेंट की बातों में ना फंस के पहले अपना होमवर्क खुद करें। बिल्कुल। अब
मान लीजिए कोई लड़का बीटेक कंप्यूटर साइंस यहाँ से कर रखी है और वो लंदन जाना चाहता है, तो गूगल पे आप डालो जॉब्स इन लंदन, जॉब्स इन यूके, ठीक है, जॉब्स इन इंग्लैंड, फिर उसमें आ जाएगा कि भाई हम स्पॉन्सर देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिलेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाओगे आप। जैसे कोई स्पॉन्सर करता है तो उसकी कोई फीस तो नहीं मिलता, क्योंकि उसको तो जॉब देनी होती है, तो लड़के की जरूरत है उनको काम की है। वो दो तरह के स्पॉन्सर होते हैं जी। अब एक तो जेन्युइन स्पॉन्सर होते हैं जिनको रियल में रिक्वायरमेंट होते हैं, और दूसरे स्पॉन्सर वो एजेंट टाइप के होते हैं कि वो किसी कंपनी को तो बोलेंगे कि भाई हम आपको मैन पावर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बीच में 15 से 20 से 25 लाख रुपए ले लेते हैं। जी। तो डायरेक्ट मतलब गूगल पे जाके उस कंपनी से ही हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए ऐसा है, आप कोई भी चीज़ अपने हाथों से करते हो ना तो उसका स्वाद अलग ही होता है, ठीक है। तो वो मैंने ये लड़की का आपके सामने एग्जांपल है, तो उसने 2 महीने में उसका वीज़ा लग गया और वहाँ पे एज ए डेंटिस्ट वो जा रही है। अच्छा, इनसे अलग एक और ये बताओ, ऐसा मान लिया जैसे कोई कारपेंटर है या कोई ड्राइवर है या कोई खेती करने वाला है, कोई सब्जी की खेती करता है, फूलों की खेती करता है, या कोई जैसे जूतों का काम करता है या हेयर ड्रेसर का काम करता है, यहाँ पर वो लोग जाना चाहें जिनके पास हाथ का हुनर लेकिन उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, वो कैसे वर्क वीज़ा पर वहाँ जा सकते हैं, कैसे नौकरी मिल सकती है वहाँ पर? देखिए मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि भाई साहब मैं कारपेंटर हूँ, मेरे पास हैवी ट्रक का लाइसेंस है, या मैं प्लम्बर हूँ, या मैं हीटिंग, ये बहुत सारे जो अपने घरेलू काम होते हैं, तो वो इंग्लैंड में इतना आसान नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड में जैसा मैंने बताया, या तो स्पॉन्सर वीज़ा होता है, जैसे वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको आईलेट्स करना पड़ेगा, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए कि भाई आप क्वालिफाइड हो किसी चीज़ के लिए ना। यानी कि आपने प्लम्बर का IITI से या कोई डिप्लोमा तो आपके पास होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। नहीं, देखो आज के दौर में आपको पता है कागज़ के बगैर तो पेंशन भी नहीं मिलती। तो अब बेशक आप फौज में नौकरी करके आए हो, लेकिन अब कागज़ की वैल्यू है, आपके पास कागज़ है तो आप कामयाब हो। यानी आपके पास, यानी ये बहुत आपके सबके, जो मेरे पास भी बहुत इस तरह कमेंट आते हैं, कोई कारपेंटर है, कोई ड्राइवर है, उनके पास उस तरह का कोई डिप्लोमा जरूर होना चाहिए, उसी के बेस पे फिर आगे वर्क भी। अच्छा ये बताओ, मान लिया ठीक है, मान लिया कारपेंटर का डिप्लोमा है, प्लम्बर का डिप्लोमा है, किसी पास इलेक्ट्रीशियन का है, मैकेनिकल का है, वो फिर वर्क वीज़ा पे वो किस तरह अप्लाई करते हैं? गूगल पे ही जाके, या उनको ऑफर लेटर किसी कंपनी से कैसे मिल सकता है? वो देखिए इंग्लैंड की बात मैं बताऊंगा, मुझे इंग्लैंड के बारे में पता है कि जैसे ये कारपेंटर जॉब होगी, या फिर आपने बार्बर बोला, या ड्राइवर बोला, या पेंटर बोला, ये स्किल्ड में नहीं आती है, सेमी स्किल्ड में आती है। और ये सेमी स्किल्ड का वीज़ा क्या होता है कि भाई कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि पहले अगर वो बंदा आपको यूके में नहीं मिल रहा तो आप बाहर से मंगवा सकते हो। जो चीज़ यूके में हमें नहीं मिलती, गवर्नमेंट का रूल है कि पहले आप मान लो मुझे एक पत्रकार चाहिए, तो यूके की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि पहले आप 3 महीने पत्रकार की जो जॉब वैकेंसी है वो यूके में दिखाओ। जब अगर वहाँ से आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा तो आप किसी बाहर देश से उसको वर्क वीज़ा दे सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो ईजिली वहाँ मिल जाती हैं। जी। अच्छा ये तो चलो ये सारी बातें होगी, और यानी कि वर्क वीज़ा में भाई आपको डायरेक्ट एजेंटों के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये यही बात होगी। आप पहले गूगल पे सर्च करो कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कोई वहाँ जॉब उसकी मिले, तब आप जाके उसमें ढूंढोगे नौकरी, तो वो सही रास्ता रहेगा। देखिए अभी जैसा कि गूगल पे क्या है, अगर मान लो आप कोई भी सर्च कर, कोई साइट भी है इंग्लैंड की? नहीं, वो उस पे सारी डिटेल आ जाती है। अच्छा। उस पे सारी डिटेल आ जाती है। आप अभी आप चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि भाई जॉब्स किस चीज़ की, जो भी फील्ड आप उसको गूगल पे सर्च कीजिए। ये बता रहे हैं कि जैसे ये जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, नई सरकार बनी है पिछले, ऋषि सुनक, उसके बाद कुछ वीज़ा नियमों में, PR में, स्टूडेंट वीज़ा में इनमें ढील दी गई है? नहीं, ये गलत है, गलत है। रूल टाइट हुए हैं। अच्छा, पहले से रूल टाइट हुए हैं ऋषि सुनक के आने के बाद? जी जी जी। भारत में तो बड़ा जश्न मनाया था, वही भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बना है इंग्लैंड में। देखिए ये टॉपिक तो नहीं है चर्चा का, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वो अब भारत के नहीं है, वो इंग्लैंड के हैं। अब रशिया और यूक्रेन युद्ध में हम रशिया के साथ है भारत के तौर पे, अगर मैं देखूँ, इंग्लैंड के तौर पे देखूँ तो वो यूक्रेन के साथ है। ओके जी, यूक्रेन के साथ है। हाँ, तो बिल्कुल। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो यूक्रेन का दौरा भी करके आए हैं। यूक्रेन का दौरा करके आए हैं।
जी। अच्छा ये बताइए थोड़ा, हाँ आप वहाँ सेटल हुए, आपको कितने साल में पीआर मिल गई थी, किस तरह का इंग्लैंड लंदन कहाँ किस जगह पर आते हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। और कुछ वीडियो भी हम आपको लास्ट में जो दिखाएंगे जो रोहित भाई लंदन से लेके आए हैं, थोड़ा अपने बारे में बताओ। देखिए मैं 2009 में एज ए स्टूडेंट गया, और जैसा मैंने बताया कि उसके बाद 2 साल का PSW वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिला, और उस दौरान भी जॉब नहीं थी, बड़ा टाइट मामला था जॉब के मामले में, क्योंकि वो वास्तविक मंदी थी उस दौर में। फिर उसके बाद एक बिज़नेस वीज़ा की कैटेगरी आई थी, तो मैंने बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया, और मुझे PR मिलने में 10 साल लगे थे। 10 साल में पीआर? 10 साल में मुझे PR मिली थी, और मेरा छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया गया था, उसको 3 साल में PR मिल गई थी। ओ, यानी कि इंग्लैंड से इजी ऑस्ट्रेलिया में है पीआर मिलना? क्योंकि मैंने अपने भाई को यही रिकमेंड किया था कि भाई UK में स्ट्रगल ज़्यादा है, PR की कोई गारंटी नहीं है, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आप ऑस्ट्रेलिया जाओ। जी। तो वो 3 साल में ऑस्ट्रेलियन नागरिक हो गया था। ओके। अच्छा ये और बताओ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, इन 4 जो कंट्री हैं, यहाँ इन चारों में जाने का रुझान सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि इन चारों में इंग्लिश मेन बोली जाती है ना, तो इनमें सबसे सस्ती पढ़ाई कौन सी है, किस देश में है? देखिए सबसे सस्ता तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। ओके। पहले इंग्लैंड में भी सस्ती पढ़ाई होती थी, छोटे कॉलेजेस होते थे जो 4-5 लाख रुपए में डिप्लोमा करा देते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि फ्रॉड ज़्यादा हुआ। हमारे बच्चे वहाँ जाते थे, कभी कॉलेज ही नहीं गए, उनको तो सिर्फ ये हो गया था कि 4 लाख रुपए में हमें इंग्लैंड में घुसने का रास्ता मिल गया। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो सारी चीज़ें बंद कर दी। अब उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दी है विदेशी छात्रों को बुलाने की, और जिसकी फ़ीस 10 लाख से शुरू होती है और 20-22 लाख रुपए तक जाती है। जी। अच्छा अब थोड़ा सा बात करेंगे, सिर्फ हम ये इमिग्रेशन की बहुत सारी बातें होगी, कुछ बातें रहेंगी तो नेक्स्ट इंटरव्यू में करेंगे। लंदन शहर कैसा है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ जैसे आप सड़क पे आए हो, धूल उड़ रही है, पॉलीथीन के पुड़े हुए हैं, नमकीन खाई रैपर फेंक दिया, बिस्कुट खाया रैपर फेंक दिया, टॉफ़ी खाई फेंक दिया। लंदन की सड़कें, लंदन की सफाई, और यहाँ इंडिया जब आते हो यहाँ का हालत देखते हो, कैसा लगता है, क्या हमारे यहाँ और उसमें अंतर है? देखिए मैं कहता हूँ जहाँ पे भी डिसिप्लिन होता है ना तो कामयाबी वहीं मिलती है। अब जैसे आर्मी में डिसिप्लिन होता है तो आर्मी को कामयाबी मिलती है। तो हमारे देश में क्या है, कानून तो सभी हैं लेकिन उन पे सख्ताई नहीं है। अब कानून तो ये भी बना है कि पीछे सीट पे बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगानी है, लेकिन सरकार वो हमारे सिक्योरिटी के लिए करती है, लेकिन हम उस कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। चाहे वो रोड सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो सफाई की बात हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा हमारे साथ आया हुआ था पिछले दौरे में भी, तो उसने क्या किया, खिड़की खोल ली और पॉलीथीन बाहर फेंक दिया। तो मैंने उस पर डांट लगाई कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो बोलता है पापा सामने वाले ने भी तो ऐसा ही किया है, लेकिन वो ये हरकत इंग्लैंड में नहीं करता। तो आपको एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ता है। यस यस यस। तो वहाँ मतलब क्या इस तरह मान लिया कोई फेंकने में तुरंत फाइन लग जाता है? देखिए वहाँ पर हर जगह CCTV होता है। छोटे से बच्चे को भी ये बोला जाता है कि भाई आप अपनी सफाई स्वयं करें। उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है कि भाई आप अपनी सफाई स्वयं करें, डिसिप्लिन में रहें। अब वहाँ पर 3 मैजिक वर्ड बोलते हैं। छोटे से बच्चे को बोला जाता है 3 मैजिक वर्ड, प्लीज़, सॉरी और थैंक यू। अगर मुझे कुछ भी काम है, छोटा बच्चा भी आपको प्लीज़ कह के बोलेगा। अगर उससे गलती होगी तो सॉरी बोलेगा। आप उसको अगर ये आप पेन भी उसको दोगे तो आपको थैंक यू बोलेगा। तो वो वहाँ की शिक्षा में है। जी बहुत बढ़िया। और सफाई व्यवस्था की हम बातें कर रहे थे, मतलब हमारे यहाँ इस तरह के तो वहाँ नहीं होगी। वहाँ तो मैं आपने कई बार वीडियो में दिखाई है, बड़ी साफ सुंदर सड़कें मिलती हैं। देखिए वहाँ पर सफाई का सिस्टम क्या है पूरा वो समझाओ। देखिए सफाई का सिस्टम ये है कि पहले तो हर नागरिक जिम्मेदारी लेता है सफाई की। वहाँ पर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी चले जाओ, ट्रेन स्टेशन पे चले जाओ, स्ट्रीट पे चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, किसी स्टेडियम में चले जाओ, तो वहाँ साफ़ सफाई मिलेगी। क्योंकि पहले तो क्या था कि जब हम इंग्लैंड गए थे तो हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं था, क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी मेंटलिटी से गए थे। हमें ये था कि सफाई, भाई चलो हमने खाना खाया किसी रेस्टोरेंट में तो हम टेबल पर रख कर चले जाते थे। अगर आप किसी मैकडोनल्ड इन में जाओ तो वहाँ पर बंदे अपनी ट्रे खुद उठाकर डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन हम यहाँ तो ओए कह के बुलाते हैं, भाई इसने उठा कर ले जाना। वहाँ पे ये छोटे से बच्चों को भी ये बोलते हैं कि इसको टाइडी अप करके जा। तो अगर आप अभी जैसे हमारे मोदी जी ने भी सफाई अभियान चलाया था, लेकिन वो मेरे हिसाब से मीडिया में ज़्यादा चला, धरातल पर कम चला, नहीं चला बिल्कुल। और ये बताओ जैसे हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, हम दफ्तरों में जाते हैं,
हैं, काम करवाते हैं, इतनी रिश्वत ली जाती हैं, छोटे छोटे हर रोज़ विजिलेंस वाले रिश्वत में पकड़ते हैं बड़े बड़े अधिकारियों को भी। वहाँ भी इस तरह के काम में भ्रष्टाचार है? किस तरह का काम रहता है वहाँ? मैंने अभी पिछले साल एक अपना मकान लिया था। तो मकान लिया तो जैसे आपको यहाँ पर तो पता है, तहसीलदार के चक्कर काटो, पटवारी के चक्कर काटो, एफिडेविट बनवाओ, आप कितनी परेशानी होती है अगर यहाँ पे आप कोई भी चीज़ खरीद फरोख्त करते हो। हमने घर लिया, मैंने जिसने घर बेचा वो भी नहीं देखा, सब कुछ ऑनलाइन। ओके। जो भी डॉक्यूमेंट आता मैंने अपने वकील को ऑनलाइन भेजा, बेचने वाले ने ऑनलाइन भेजा। ना हम वहाँ तहसीलदार से मिले, ना हमने कोई एफिडेविट बनवाया, ठीक है, ना हमने किसी पटवारी को रिश्वत दी, सब कुछ ऑनलाइन हुआ। अब मैं जहाँ इंग्लैंड में रहता हूँ, मेरे को आज तक ना तो वहाँ पे कोई एसपी देखने को मिला है, ना तहसीलदार देखने को मिला है, ना एसडीएम देखने को मिला है, ना एसपी देखने को मिला है। क्योंकि ये जो डीसी एसपी वाला सिस्टम था हमारे देश में ना, ये गोरों का दिया हुआ है जी। लेकिन वहाँ देखने को ही नहीं मिले आपको, और वहीं से आया सिस्टम ये? जी 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 जी। इसका क्या वहाँ फिर सिस्टम कैसे चलता है वहाँ पर? वहाँ पर सिस्टम क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट होता है, कुछ डिपार्टमेंट वहाँ की गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, मोस्टली वो ऑनलाइन होते हैं। ओके, यानी काम ऑनलाइन, काम में पारदर्शिता ज़्यादा है। देखिए, जब तक सामने वाले का चेहरा ही नहीं पता होगा तो आप रिश्वत किसको दोगे? किसको दोगे और किससे लोगे? किससे लोगे? जी 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 जी। तो ये है, देखो देश बदल रहा है, हमारा देश भी बदल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। मैं भी आया हूँ, देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। लेकिन वो हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, जैसे मेरे पिताजी हैं, अब वो कहीं भी जाते, कोई बिल पे करना होता तो बोलते हैं जी पेटीएम से कर लो। अब वो उस दौर में नहीं पड़े हैं कि वो पेटीएम यूज़ कर ले। और अब फ्रॉड इतना है, अब पहले जेब कतरे रोडों पे होते थे, अब ऑनलाइन हो गए हैं, ठीक है, फ्रॉड कॉल करके आपकी कार्ड डिटेल ले लेते हैं, तो समय लगेगा जी। आखिर में आपकी तरफ से जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं और जो वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, और हमारे यहाँ का सिस्टम के प्रति क्या मैसेज आपका? देखिए, मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, अगर आप किसी भी देश में जाना चाहते हैं, कबूतरबाजों से बचो, डोंकी मारने से बचो, क्योंकि अमेरिका में डोंकी का बड़ा प्रचलन और लोग 40-40 लाख रुपए दे के जाते हैं। और किसी भी देश में जाओ तो एक बात का ध्यान रखना, कभी भी 2 नंबर में मत होना जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहकाया जाता है, बोलते हैं कि क्या करेगा, पैसे कमा ले, ये कर ले। 2 नंबर में मत होना भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के अपील है। 2 रुपये कम कमा लेना, भारत वापिस आ जाना, कभी भी इलीगल मत होना जी। इलीगल के नुकसान ज़्यादा हैं। देखिए, इलीगल के नुकसान ही है जी, कोई फ़ायदा नहीं। इलीगल एक बार अगर आप 2 महीने के लिए इलीगल हो गए तो आप कभी भी पीआर फाइल नहीं कर सकते। ओके। आपके पास आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आप मेडिकल में जाते हुए घबराओगे, कहीं वो आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करके ये तो ना बोल दे कि इसका वीज़ा स्टेटस नहीं है, तो आप हर जगह घबराओगे, हर जगह घबराओगे। अब आप जींद जाओगे, अगर आपके पास लाइसेंस है, क्या आप चौड़े में गाड़ी चला लोगे? बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। तो ये है भाइयों, प्लीज़ मैं एक बार फिर ये अपील करता हूँ, मैं हर जगह एक बात बोलता हूँ, अच्छे तरीके से जाओ। अगर पढ़ाई करने जा रहे हो तो पढ़ाई करो, उसमें थोड़ा सा संघर्ष करके वर्क वीज़ा लगवाओ। अगर आप स्पॉन्सर वीज़ा पे जा रहे हो तो जेन्युइन स्पॉन्सर को पकड़ो। ऐसा नहीं है कि किसी को 20 लाख रुपए पहले दे दो। अगर आपको पता है कि आपके पास वो डिग्रियां हैं, ओरिजिनल है, तो ही जाओ। अभी पीछे एक स्कैम हुआ था पंजाब में, 20-20 लाख रुपए लेके 12वीं और इंजीनियरिंग की डिग्रियां फ्रॉड बना के उनको लंदन भेजने का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। वो दैनिक भास्कर पंजाब की एक न्यूज़ भी है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें रही। और कुछ मैसेज आपका आखिर में? भाइयों, मैं तो कहता हूँ अपना देश भी बहुत बढ़िया देश है। देखो, दिल की बात तो आखिर में निकल ही आती है। अपना देश भी बहुत बढ़िया है, करने कमाने वाले के लिए तो अपने देश में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन विदेश जाने में भी कोई बुराई नहीं है। अपने हुनर का लोहा वहाँ भी मनवाएं। और आज ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, आपके जितनी भी बड़ी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर, सब में भारतीय मूल के ही सीईओ बैठे हुए हैं। और आप अपने हुनर का प्रतिभा पूरी दुनिया में बनाओ। हम एक कुएं के मेंढक भी हमें नहीं बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ हम वहाँ जाके कमाएं, सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं तो कमाई तो यहाँ भी बहुत है। बहुत अच्छी बातचीत रही। आपके कुछ सवालों में भाई आपका कोई सवाल छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। रोहित भाई अभी कई दिन और हैं, दूसरी मुलाकात भाई से होगी तो उसमें फिर हमें एक इंटरव्यू फिर कर लेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करो। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू, नमस्कार।